नमस्कार प्यारे साथियों। प्रमुख महाजनपद हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने कई महाजनपद पढ़ लिए थे। विद्यार्थियों बता दूं, कल की छुट्टी रह गई थी। कल कोई भी क्लास इसलिए नहीं मिली कि मेरी तबीयत खराब थी और गले से बोला भी नहीं जा रहा था। आज भी नहीं बोला जा रहा, लेकिन अ, आना पड़ा आप लोगों के खातिर, क्योंकि आप लोगों का पाठ्यक्रम फिर समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। क्या पता वैकेंसी कब आ जाए और कब आपकी एग्ज़ाम फिक्स हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अकेला बंदा हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने सौंप रखी है, तो उसको बखूबी निभाना है। उसके लिए बस लगातार काम करना ही पड़ेगा। कोई इसका सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। इसलिए मैं सोचा चलो, समस्याओं से जूझना ही ज़िंदगी का नाम है। नेल्सन मंडेला ने भी अपनी जो आत्मकथा लिखी, उसका टाइटल ही ये था, द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। संघर्ष ही मेरा जीवन है। मेरा संघर्ष नाम से हिटलर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। तो वास्तव में जिस जीवन में और संघर्ष ना हो, वो जीवन ही कैसा। तो ऐसा सोच के फिर मैंने सोचा चलो, क्लास तो लेंगे आज। खांसी चलेगी तो खांसी लेंगी, अपना ही तो मामला है, किसी और का है नहीं। ठीक है। तो आज हम अगला महाजनपद पढ़ते हैं, मगध को। काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। मगध। ठीक है, कितने हो गए थे ये तो विद्यार्थियों मुझे पता नहीं। आप अपने स्तर पर देख लेना कितने महाजनपद पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम जो है मगध महाजनपद को पढ़ेंगे। और इसका जो विस्तार है विद्यार्थियों, ये हमारे क्या नाम से बिहार में पड़ता है मगध। और सॉरी, बिहार में और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा पड़ता है मगध, है ना। वहाँ पे पड़ता है मगध। जब हम पूरे महाजनपद पढ़ लेंगे तो तब मैं एक मैपिंग के जरिए आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ है ना। तो अभी मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में मैप को समझने में आपको आसानी रहेगी। क्यों? जैसे मैं कहूँगा कि मैप में मगध कहाँ होगा, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो ही जाएगा। मान लो मैप मैंने यहाँ से बनाया ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा सीधा, क्योंकि बिहार इधर को ही है, पूर्वी यूपी है ना, इधर को आ जाएगा, बिहार इधर को आ जाएगा, तो यहाँ पे मगध पड़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पे एक मोटा मोटा अंदाज़ा जो है वो लगा लेंगे, है ना। मगध की राजधानी जो विद्यार्थी हुआ करती थी वो गिरिब्रज हुआ करती थी। गिरिब्रज नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और उन पहाड़ियों में जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है रत्नागिरी की पहाड़ी, और सोनगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी। के अलावा मैं बात करूं व्यवहार की पहाड़ी, विपुलांचल की पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको गिरिब्रज कहा जाता है। और ये जो गिरिब्रज था, इसको बसाने वाले जो वास्तुकार थे वो महागोविंद थे, जिन्होंने गिरिब्रज को भी बसाया। और जो अंग की राजधानी है चंपा, उसको भी बसाया था। मतलब उसका भी वास्तुकार महागोविंद ही था। इसके अलावा सॉरी, मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो जो सप्तकर्णी गुफा है और जो सोन गुफा है वो व्यवहार की पहाड़ियों में है। महाभारत में गिरिव्रज का जो नाम मिलता है वो कई नाम मिलते हैं, जैसे वृद्रथपुर मिलता है, वसुमती मिलता है, एक इसका नाम जो है मगधपुर मिलता है, और एक नाम इसका राजगृह मिलता है ना। इस प्रकार से इसके कई नाम मिलते हैं। और वृत्रथपुर इसलिए मिलता है कि यहाँ का जो प्राचीन जो राजवंश था वो वृत्रथ वंश था।
जो कि बुद्ध काल से पूर्व हुआ था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ नाम का शासक था। बृहद्रथ के बाद में एक शासक जरासंध भी बना, वो भी बुद्ध से पूर्व का ही था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रमुख प्रमुख शासक सॉरी मतलब मगध की जो प्रमुख प्रमुख बातें थी वो मैंने लगभग आपको बता दी। मगध का जिक्र आपको पता हो विद्यार्थियों, अथर्ववेद में भी जो है मिल जाता है मगध का और अंग का, क्योंकि दोनों इधर की साइड थे, पूर्वी भारत में पढ़ते हैं। अंग तो सबसे पूर्वी महाजनपद है ही, है ना। तो अंग और मगध दोनों का जिक्र अथर्ववेद में मिलते हैं, और अथर्ववेद में इनको अनार्य, मगध को अनार्य या व्रात्य कहा गया है ना। मतलब आर्य क्षेत्र से बाहर थे, है ना। आर्य क्षेत्र, क्योंकि आर्य पूर्वी तक पूर्वी भारत तक नहीं पहुंच पाए थे, है ना। आर्य तो यहीं सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में ही थे लगभग, जिसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोलते हैं। और बाद में उत्तर वैदिक काल में ज़रूर इनका विस्तार हुआ, लेकिन गंडक नदी तक, सदानेरा नदी तक ही ये जा पाए थे, है ना। तो मगध और अंग जो थे आर्य क्षेत्र से बाहर थे, इसलिए अथर्ववेद में इनको अनार्य या व्रात्य कहा गया है। तो विद्यार्थियों मैंने मगध के बारे में जो बेसिक बेसिक बातें थी वो सारी बोल के बता दी। अब मैं उन सारी बातों को और बोर्ड पे नॉन स्टॉप लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम अगले जनपद की ओर चलेंगे। देखो, मैं इसका थोड़ा सा विस्तार बताना चाहूँ मगध का। तो विद्यार्थियों इसका जो विस्तार था कुछ इस प्रकार से था। मान लो ये मगध है, ये क्या है, मगध है ना। ये मगध है मान लीजिए। तो यहाँ उत्तर में तो इसके बहती है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी बहती है, ठीक है। इधर को इसके चंपा, चंपा नदी, नदी भी है चंपा ना। चंपा नदी के किनारे और एक शहर बसाया था चंपा, है ना। चंपा नदी के किनारे बसाया था चंपा शहर। किसने? महागोविंद ने बसाया था। किसने बसाया था? महागोविंद। महागोविंद वास्तुकार था, कहने का मतलब वास्तुकार, है ना, वास्तुकार था। और मगध की जो राजधानी है गिरिव्रज, गिरिव्रज, है ना। गिरिव्रज का वास्तुकार भी यही था, है ना। गिरिव्रज का वास्तुकार भी यही था। इधर को जो है इसके पश्चिम में यहाँ पे सोन नदी बहती है ना। सोन नदी बहती है। तो इस प्रकार से मगध तीनों ओर से नदियों के बीच में बसा हुआ शहर था, बसा हुआ महाजनपद था। और काफ़ी बढ़िया स्थिति में मगध था। भौगोलिक स्थिति बढ़िया थी, यहाँ पे वन संपदा अच्छी थी, यहाँ के हाथी बड़े फेमस थे, यहाँ पे जो धातुओं की खानें भी अच्छी थी। कई सारे कारण थे जिसकी वजह से और मगध का अभी उत्कर्ष होगा। और अन्य सारे जो महानगर थे बुद्ध के समय के, वाराणसी हो, राजगृह हो, अंग हो, चंपा हो, अंग शायद नहीं था, चंपा था। हाँ, अंग तो उसमें आ ही जाएगा ना, चंपा में। चंपा का ही तो हिस्सा था अंग। तो उन सभी में मगध का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, उसके बाद अवंती का हुआ, है ना। तो मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ उसके कारणों में फिर हम वहाँ भी जानेंगे, ठीक है। तो इसको आप उतार लें विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और जो है सॉरी सॉरी चलो ठीक ही आई है, अभी तो खांसी भी चलेगी, लेकिन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इन छोटी मोटी समस्याओं से घबराना नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। और मैं इसकी अब बेसिक बेसिक बातें जो अभी मैंने बोल के बताई थी आपको, उनको मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, ठीक है। उन सभी को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या क्या बातें थी। मगध, इसकी राजधानी की बात करूँ मैं सबसे पहले। राजधानी क्या थी? राजधानी गिरिव्रज, है ना। गिरिव्रज, या इसको महाभारत में राजगृह भी कहा गया है, राजगृह, ठीक है। बसाने वाला कौन था? बसाने वाला वास्तुकार, बसाने वाला या वास्तुकार की बात है, बसाने वाले से मतलब वास्तुकार, है ना। अभी लिखा ही था हमने महागोविंद। कौन था? महागोविंद था, ठीक है। बसाने का वाला वास्तुकार कौन था? महागोविंद था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसका नाम गिरिव्रज क्यों था? गिरिव्रज क्यों था? तो गिरिव्रज होने के पीछे कारण ये था विद्यार्थियों कि यह
यह 5 पहाड़ियों, 5 पहाड़ियों, है ना। कौन कौन सी पहाड़ी? रत्नागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। ये गिरी छोटी भी आ सकता है ना, गिरी छोटी आएगा, मैंने बड़ी लिख दी, आप छोटी लिखना। रत्नागिरी, उदयगिरी, सॉरी, सुवर्णगिरी, सुवर्ण या सोनगिरी भी इसको पढ़ते हैं, है ना। वैभारगिरी, वैभार गिरी, और एक आ जाता है विपुलांचल गिरी, है ना, विपुलांचल गिरी, है ना, विपुलांचल, विपुलांचल गिरी, ठीक है। तो हमने लिखा यह 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण, होने के कारण गिरिव्रज कहलाई, है ना, ठीक है, गिरिव्रज कहलाई, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज, गिरिव्रज कहलाई, ठीक है, गिरिव्रज कहलाई, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरी मैं बताऊं सॉरी, इसको कहीं पे वराह और वृषभ भी कहा गया है ना, कहीं कहीं पर इसे, है ना, कहीं 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 पर इसे वराह व वृषभ भी कहा गया है, कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों तो सॉरी, चलती है खांसी, चलो। यहाँ पे जो है 2 गुफाएं मिलती हैं, एक तो सप्तकर्णी गुफा और एक सोन गुफा, है ना। सप्तकर्णी गुफा व सोन गुफा का संबंध किससे है? व्यवहार पहाड़ी से है ना, व्यवहार, व्यवहार जो पहाड़ी है उससे है, व्यवहार पहाड़ी से है ना, व्यवहार पहाड़ी से है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं लिखूं, इसको आप ना 1 2 3 4 ऐसे करके लिखोगे ना तो अच्छे से याद होगा आपको ना, और जब रिवीजन करोगे ना तो क्या है ना कि अच्छे से याद हो जाता है। कारण क्या है कि जैसे आपको पता चला कि मगध में 5 बातें लिखी, और जब आप इसको आंख बंद जैसे पांचों को बढ़िया पढ़ा, फिर किताब बंद की और फिर वहाँ पे उसको रिवीजन कर रहे हो, मनन कर रहे हो कि इसमें क्या क्या बातें हैं। देखो पहली बात ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी याद नहीं आ रही ना, तो आपको ऐसा तो पता रहेगा कन्फर्म कि इसमें बातें तो 5 हैं, और पांचवी क्या है जब तक याद नहीं आएगी तब तक आप सोचते ही रहोगे। और आपको ये पता नहीं है कि इसमें 4 पॉइंट हैं या 5 पॉइंट हैं, तो आपको 4 आने के बाद आप रुक जाओगे। क्यों? आप ये सोचोगे शायद 4 ही हैं, शायद पूरे याद आ गए, ये सोचोगे। इसलिए यहाँ पे मैं तीर का निशान लगा देता हूँ, आप क्रम संख्या डाला करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। उससे ये फायदा होता है कि आप मनन करोगे तो प्रत्येक पॉइंट को याद कर लोगे, ठीक है। तो एक बात हो गई है। महाभारत में, महाभारत में गिरिव्रज के, गिरिव्रज के कई नाम मिलते हैं, कई नाम मिलते हैं। महाभारत में गिरिव्रज के कई नाम मिलते हैं, जैसे यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे राजगृह, है ना,
एक तो मिलता है राजगृह, एक मिलता है मगधपुर, है ना, राजगृह मगधपुर। एक मिलता है बृहद्रथपुर, बृहद्रथपुर। और एक मिलता है वसुमती, वसुमती। ठीक है, ये पांच चार नाम मिलते हैं महाभारत में। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें यहाँ से अगले पॉइंट के रूप में, तो बुद्ध काल में या बुद्ध काल से पूर्व, है ना, बुद्ध काल से पूर्व, बुद्ध काल से पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का शासन था, है ना, बृहद्रथ वंश का शासन था, जो कि जो कि जिसका संस्थापक बृहद्रथ ही था, है ना, शासन था जिसका संस्थापक, जिसका संस्थापक जिसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ के बाद, बृहद्रथ के बाद, बृहद्रथ के बाद जरासंध नामक एक शासक का नाम भी मिलता है। के बाद जरासंध, जरासंध नामक एक और शासक का नाम मिलता है, एक और शासक का नाम मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इस जरासंध के बारे में आप जानते हो क्या या नहीं जानते? देखो, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँ जरासंध से संबंधित। जरासंध के बारे में ये कहा जाता है कि जो कंस हुए थे ना, आपको पता होगा, कंस, मामा कंस। कहते हैं कि इस दुनिया में तीन ही मामा बड़े खतरनाक हुए हैं, एक मामा कंस, एक मामा शकुनी और एक जगत मामा। जगत मामा तो फिल्मों में ही बनते हैं, वास्तविकता में नहीं। फिल्मों में कई जगह रोल आया है जगत मामा का। एक मामा ठाकुर, दिल वाले फिल्म वाले, गजब के हैं वो भी, है ना। चलो उनका छोड़ो, अब देखो जो कंस थे ना, कंस, उस कंस के ससुर का नाम था जरासंध, है ना। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। और इस जरासंध को विद्यार्थियों ये वरदान था कि ये हमेशा औंधा सोता था, सीधा नहीं सोता था, ये औंधा सोता था। तो हुआ ये था कि इस बात का पता मामा शकुनी को था, और मामा शकुनी को पता था कि जरासंध औंधा सोता है। तो जब जरासंध की मृत्यु हुई तो मामा शकुनी इस जरासंध के हड्डियों को और तंत्रों के द्वारा उन हड्डियों से पासे बना लिए। जो चौपड़ पासे खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं, पासे खेलते हैं, पता नहीं पासे का, शतरंज तो अलग हो गया। जो पासे खेलते खेलते हैं, जुआ, पासे में जुआ खेलते हैं। तो पासा बना लाया कौन? मामा शकुनी। किसकी हड्डियों के? जरासंध की हड्डियों के। अब उन पासों की विशेषता ये थी कि उन पासों को जो भी व्यक्ति बना के लाया है, वो व्यक्ति यदि डाले तो ही वो सीधे आते, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उन पासों से खेले वो पासे हमेशा उल्टे ही पड़ते थे। इस प्रकार से मामा शकुनी ने, बड़ा ही ये तांत्रिक था और ऐसे पासे बढ़ा लिए। और अब मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जब सॉरी, दुर्योधन ने जब पांडवों को और इंद्रप्रस्थ दे दिया था, और इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने काफ़ी अच्छी अपनी स्थिति बना ली थी, तब दुर्योधन से मामा शकुनी ने कहा था कि तू एक यज्ञ का आयोजन कर और पांडवों को यहाँ बुला, और यहाँ पे अपन चौपड़ पासा का खेल खेलेंगे, उसमें उसको, युधिष्ठिर को अपन हरा देंगे और उनसे इंद्रप्रस्थ भी
छीन लेंगे, फिर इनको देश निकाला दे देंगे। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने जो है युधिष्ठिर को निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम यहाँ पे यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस यज्ञ में हम चौपड़ पासा खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे। युधिष्ठिर चौपड़ में बहुत बड़ा चौपड़ का ज्ञाता था। युधिष्ठिर आया, यहाँ पे खेले और यह शर्त रखी कि दुर्योधन की तरफ से पासा मामा शकुनी खेलेगा और पासे भी मामा शकुनी के होंगे, ये शर्त रखी। तो युधिष्ठिर अपने ऊपर बड़ा ही गर्व था उसको अपनी विद्या पर कि मैं तो किसी से भी खेल लूँ, मैं तो हारूंगा ही नहीं, पासे चाहे मेरे हों या किसी और के हों, मैं हारता ही नहीं किसी से, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञाता था उन पासों के खेल का। लेकिन जब वहाँ पे खेल खेले तो वो पासे तो कपट वाले थे, मतलब तंत्र विद्या से बनाए गए थे मामा शकुनी के द्वारा, और जैसे ही वो पासे मामा शकुनी डालता सीधे पड़ते, युधिष्ठिर डालता उल्टे पड़ते। जब भी मामा शकुनी डालता सीधे ही पड़ते, एक बार भी मामा शकुनी नहीं आ रहा और हर बार युधिष्ठिर हारता ही चला गया। और इस प्रकार अपने इंद्रप्रस्थ को हार गया और द्रौपदी को हार गया, अपने भाई को हार गया, अपने सब कुछ राजपाट को हार गया और फिर दुर्योधन ने और दरबार से उसको निकाल दिया। इस प्रकार से उनको वनवास हुआ। ये वही जरासंध थे, है ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी मिलती है। जरासंध कंस के ससुर लगते थे। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो है सॉरी, अंग और मगध का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। अंग व मगध का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है। यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों को सॉरी, अनार्य या व्रात्य कहा गया है, अनार्य या व्रात्य कहा गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे मगध महाजनपद के बारे में जो अच्छी अच्छी जानकारी थी, जो मोस्ट जानकारी थी, वो सारी मैंने यहाँ पर दे दी है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता मगध महाजनपद में तो नहीं है, लेकिन मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तब हम यहाँ से जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें और अब हम अगला महाजनपद पढ़ेंगे। अंग महाजनपद को पढ़ लेते हैं। अंग की बात यहाँ पे आई है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप हेडिंग डाल दीजिए अंग महाजनपद। ठीक है, अंग का भी अपना एक महत्व रहा है। बुद्ध के काल में अंग 6 प्रमुख महानगरों में शामिल रहा है, इसलिए अंग का अपना एक महत्व है। अंग की राजधानी जो थी चंपा, उसको भी महागोविंद ने बसाया था और चंपा को जो है मलय नगरी सॉरी मालिनी नगरी के नाम से जाना जाता है। और चंपा का जो है व्यापार और वैभव बड़ा ही समृद्धशाली रहा है। इस प्रकार की बातें जो है चंपा के बारे में मिलती हैं। ठीक है, और चंपा का और मगध का, इनकी अंग का और मगध का काफ़ी संघर्ष भी इन दोनों का चला था साथ साथ में। तो ये सारी बातें हैं बोल के मैंने सुनाई। अब हम जो है सॉरी, मगध को भी मिटा देता हूँ मैं और चंपा डाल देता हूँ हेडिंग में। ठीक है, चंपा डाल देता हूँ हेडिंग, सॉरी अंग डाल देता हूँ हेडिंग में, है ना। अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। ठीक है, तो मगध में हमने क्षेत्र नहीं लिखा था शायद, मगध में, है ना। मैंने बोल के तो बताया था कि मगध जो है मगध का जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, मगध का क्षेत्र नाम लिख देना। मगध मैंने लिखा यहाँ पे, इसका क्षेत्र में एक तो लिख देना बिहार और पूर्वी यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश।
ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, जबकि अंग में जो आएंगे ना, अंग में हमारे जो है भागलपुर और एक आ जाएगा मुंगेर। कहाँ का? बिहार का। ये ना अंग में क्या आएंगे? भागलपुर और एक आएगा मुंगेर, है ना। भागलपुर और मुंगेर ये कहाँ पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। पूर्वी भारत का पूर्वी भारत की तो बात है ही, तो वो वहाँ पे ही पड़ेंगे। ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करें अंग के बारे में, तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। क्या हो जाएगी राजधानी? चंपा। चंपा नदी के किनारे है, चंपा नदी के किनारे। और किसने बसाई थी? महागोविंद ने बसाई थी। मैं लिख चुका हूँ वैसे, लेकिन बस बता देता हूँ। वास्तुकार, वास्तुकार कौन था? महागोविंद था, महागोविंद। ठीक है। सॉरी। हम देखते हैं कि पुराण है, महाभारत है, और एक है हरिवंश में इसको मालिनी नगर कहा गया है चंपा को, है ना। और इसके व्यापार और वैभव की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो एक बात हम लिखेंगे चंपा की, है ना। महाभारत, महाभारत और हमारे आ जाएंगे एक पुराण व हरिवंश में, हरिवंश में हरिवंश में आ, चंपा को मालिनी नगरी कहा गया है, मालिनी नगरी कहा गया है, कहा गया है ना। तथा इसके, तथा इसके व्यापार, तथा इसके व्यापार व वैभव, वैभव की प्रशंसा, प्रशंसा की गई है, की गई है ना। व्यापार व वैभव की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा और मैं बताऊं तो जो महात्मा बुद्ध के समय जो विद्यार्थियों प्रमुख 6 महानगर थे, उन महानगरों में भी और चंपा का स्थान था, है ना। चंपा का जो है सॉरी, सॉरी, चंपा का स्थान था। और ये प्रमुख बातें थी। इसके अलावा अंग का मगध के साथ संघर्ष भी रहा, जिसमें अंग का एक शासक था, ब्रह्मदत्त नाम का एक शासक मिलता है अंग का, जिसने मगध के शासक भट्टिय को पराजित किया था। बाद में बिंबिसार ने, मगध शासक बिंबिसार ने, बिंबिसार था क्या? हाँ, बिंबिसार ही था। बिंबिसार ने और जो है अंग का मगध में विलय कर लिया था। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अंग का एक शासक दधिवाहन भी था, और उसकी पुत्री थी चंदाना, जो कि महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या क्या बात करेंगे, देखिए विद्यार्थियों, हम एक बात लिखेंगे कि अंग का, अंग का मगध के साथ, अंग का मगध के साथ संघर्ष चला, अंग का मगध के साथ संघर्ष चला। पेन बदल लेता हूँ। अंग का मगध के साथ संघर्ष चला, जिसमें, जिसमें अंग शासक, अंग शासक ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त काशी का भी शासक था एक, है ना। ब्रह्मदत्त ने
मगध शासक भट्टिय को पराजित किया। भट्टिय को पराजित किया, है ना, भट्टिय को पराजित किया। बाद में बिंबिसार ने बाद में बिंबिसार ने बाद में बिंबिसार ने बाद में बिंबिसार ने अंग शासक या अंग को मगध में मिला लिया। मगध में मिला लिया, है ना, मगध में मिला लिया। ठीक है, तो सॉरी, एक बात हो गई ये विद्यार्थियों। ठीक है, मैं बात बताऊं, अंग के एक शासक हुए दधिवाहन। अंग के शासक दधिवाहन व इनकी पुत्री चंदाना महावीर स्वामी के शिष्य बने। महावीर स्वामी के शिष्य बने, है ना, महावीर स्वामी के क्या बन गए थे, ये शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो एक ये बात भी आपको अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। इस प्रकार के सवाल विद्यार्थियों अक्सर पूछते हैं और बड़े ही क्रिटिकल पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ के शासक और महावीर स्वामी के अनुयायी बने थे सॉरी, तो फिर उसमें वत्स देंगे, अवंती देंगे, अंग देंगे, मगध देंगे। फिर उस चारों में से पूछेंगे 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। उनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा अपन को ना। ऐसे बड़े ही गजब का सवाल नेट में, प्रोफेसर में और स्कूल व्याख्याता में कहीं भी बन सकता है ना। नेट में, प्रोफेसर में तो बनता ही है, स्कूल व्याख्याता में भी बन सकता है। आजकल के पेपर बड़े जटिल आते हैं। अभी आपने देखे होंगे सीईटी के पेपर बड़े खतरनाक पेपर आए। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ऐसे इस लेवल के पेपर आ जाएंगे, है ना। तो हमको तो पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहना है कि किसी भी लेवल का पेपर आ जाए। तैयारी इतनी मजबूत करो कि पेपर देखते ही ऐसा लगे कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतनी मेहनत करो कि पहाड़ खोद रहे जैसी, तो पेपर एकदम चुईया जैसा लगे कि कुछ नहीं हट, है ना। तो ये बात हो गई। एक बात और लिख देते हैं अंग से संबंधित, और अंग पूरा हो जाएगा हमारा। अंग से संबंधित बात ये है कि बुद्धकालीन बुद्धकालीन 6 महानगरों में चंपा का भी स्थान था। का भी स्थान था, है ना। वहाँ पे मैंने 6 नगरों के नाम लिखे हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से 6 नगर थे, आप लोगों के लिए ये एक प्रश्न है। आप बताएं, देखिए कौन कौन पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं विद्यार्थियों यहाँ पे अगला महाजनपद जो है वो हम लिखेंगे, पांचाल लिखेंगे, है ना। अगला महाजनपद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पांचाल। ठीक है, पांचाल महाजनपद की बात करें तो ये जो हमारे है यहाँ क्या नाम से, उत्तर प्रदेश का बरेली है, बदायूं है और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है ये पांचाल में आता था। और पांचाल की सॉरी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। उत्तरी पांचाल की तो थी अहिछत्र, जिसको छत्र नगरी या छत्रपुर भी कहा जाता था। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, है ना। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और काम्पिल्य में ही विद्यार्थियों आपको पता होगा द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। महाभारत में जो पात्र आती हैं, एक महिला द्रौपदी, जो कि कहते हैं कि 5 पुरुषों की पत्नी थी। तो अब उसमें भी विद्यार्थियों को ही दंत कथा ऐसी मिलती है कि द्रौपदी ने एक बार ऐसा वर मांगा था ईश्वर से कि
वो इतने सारे गुण मांगे उसने कि एक पुरुष में वो गुणों का मिलना मुश्किल था। और कहते हैं कि ईश्वर से कोई मांगता है तो फिर वो ईश्वर जब उसको वरदान दे देते हैं कि ठीक है आपको मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। और कहते हैं कि ऐसा वरदान दे दिया गया था। तो फिर उन उस वरदान की पूर्ति के लिए 5 पति भेजे थे द्रौपदी को, है ना। तो इस प्रकार यानी कि एक तो सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए जिसके पास ऐसा हो, एक जो है शरीर में बल बलिष्ठ होना चाहिए तो वो फिर भीम मिल गया। धनुर्धारी भी अच्छा होना चाहिए, है ना। सत्यनिष्ठा में युधिष्ठिर हो गया, धनुर्धारी में अर्जुन हो गया, और नकुल और सहदेव बिल्कुल शांति प्रिय सौम्य स्वभाव वाले और विवेकी संयमी, इस प्रकार से ना कई सारे ऐसा वर मांगा था द्रौपदी ने, इसलिए इसको 5 पति मिले थे। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्षेत्र कौन कौन से थे पांचाल में। एक तो आ जाएगा हमारा बरेली, है ना। बरेली और राय बरेली अलग अलग हैं, ध्यान रखना। बरेली, एक आ जाएगा बदायूं, है ना, और एक आ जाएगा फर्रुखाबाद, एक आ जाएगा फर्रुखाबाद, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र आ जाएंगे इसके अंदर, पांचाल के अंदर। और मैं लिखना चाहूँ पांचाल, इसकी 2 राजधानियाँ थी, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख लेते हैं। इसकी 2 राजधानियाँ थी। क्या थी? 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? उत्तरी पांचाल की तो क्या थी, देखो उत्तरी पांचाल, इसकी तो राजधानी थी अहि छत्रपुर, है ना। अहि छत्र, अहि छत्र थी, ठीक है, जिसको छत्रपुर भी कहते हैं, छत्रपुर या छत्र नगरी, सॉरी, जिसको छत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है। एक तो थी ये, और दूसरी जो थी विद्यार्थियों दक्षिणी पांचाल, है ना, दक्षिणी पांचाल, ठीक है। दक्षिणी पांचाल में आता था, इसकी राजधानी थी कामपिल्ले, कामपिल्ले थी, है ना। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। और सॉरी, द्रौपदी का स्वयंवर जो हुआ था वो यहीं हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर, स्वयंवर यहीं हुआ, है ना। द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था। तो पांचाल के संबंध में ये प्रमुख बातें हुई। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, पांचाल जो है प्रारंभ में तो विद्यार्थियों ये पांचाल जो था ये राजतंत्र था, लेकिन बाद में यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हो गया था, है ना। पांचाल है, कुरु है, और इसके अलावा जो है कंबोज है। पांचाल, कुरु, कंबोज, ये ऐसे महाजनपद थे जिनमें प्रारंभ में राजतंत्र था और बाद में जो है गणतंत्र स्थापित हुआ। मल्ल में भी यही हाल हुआ था। तो ये 4 आप नाम जरूर ध्यान रखना, कुरु, कंबोज, पांचाल और एक मल्ल। कम से कम ये 4 नाम आप ध्यान रखना। ये ऐसे महाजनपद थे जिनमें पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, है ना, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो एक तो था कुरु, कुरु, एक था कंबोज, कुरु और कंबोज, एक हो जाएगा पांचाल, है ना, और एक हो जाएगा मल्ल, ठीक है। ये क्या क्या विशेषताएं थी इनकी, क्या विशेषताएं थी? ये राजतंत्र से क्या बने थे? राजतंत्र से ये गणतंत्र बने, है ना। पहले पहले राजतंत्र थे, बाद में गणतंत्र बने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो यही बात मैं इसमें लिखना चाहूँगा। ये बात हमने यहाँ पे लिखी थी तो फिर यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। पांचाल भी आ गया इसमें, है ना। तो पांचाल के बारे में महोदय नगर जो है, जिसको हम वर्तमान में कन्नौज कहते हैं, उसको वो यहीं पे था और उसको जो बसाया था वो अया बसु ने बसाया था, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि महोदय नगर, महोदय नगर, जिसको हम बाद में कन्नौज के नाम से जानते हैं, और राजपूत काल में राजनीति का प्रमुख केंद्र जो है कन्नौज ही बनने वाला है, कन्नौज, है ना।
यहीं स्थित था, यहीं स्थित था, जिसे अयावसु ने सॉरी, जिसे अयावसु ने जिसे अयावसु ने बसाया था, जिसे अयावसु ने बसाया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है अयावसु का, ठीक है। अयावसु का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों 5 सॉरी 5 साल में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। 5 साल में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कितना टाइम हुआ आज की क्लास का? चलो, क्लास का टाइम लगभग हो चला है। चलो थोड़ा और पढ़े क्या? सॉरी, अंग हो गया, पांचाल हो गया, और क्या पढ़ा जाए? मगध पढ़ लिया है हमने। कुरु महाजनपद और पढ़ लेते हैं, है ना। कुरु भी पढ़ लेते हैं। इसमें से ये कुरु हो जाएगा। चलो कुरु को पढ़ें, ठीक है। छोटा ही है कुरु, या मत्स्य जनपद भी पढ़ सकते हैं हम। मत्स्य भी छोटा सा ही है। मत्स्य कुरु ज़्यादा बचे नहीं है वैसे अब, है ना। ज़्यादा बचे नहीं हैं और पढ़ लेंगे हम, पूरा कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये पढ़ने से हमको क्या होगा फ़ायदा? आगे जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे राजवंशों को पढ़ने में वहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी हमको, और अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो आप अगला जो महाजनपद है उसमें विद्यार्थियों हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालोगे? कुरु महाजनपद हेडिंग डाल देते हैं। कुरु जो है अच्छा है, कुरु महाजनपद, ठीक है। कुरु, ठीक है। सॉरी। तो कुरु की मैं बात करूं तो जो है हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर और कुरु जो है वो कहलाता है ना। इन तीनों क्षेत्रों को, वर्तमान की जो दिल्ली है, वर्तमान का जो मेरठ है, और इनके पास में एक थानेश्वर स्थान है ना। इन तीनों को मिलाकर कुरु बनता है। और कुरु आपको पता ही होगा, इसकी राजधानी हस्तिनापुर रही थी। हस्तिनापुर के अंदर इंद्रप्रस्थ था, तो बाद में इंद्रप्रस्थ बनी, है ना। जैसे कि मैंने अभी कहानी सुनाई, इंद्रप्रस्थ में पांडव रहते थे और हस्तिनापुर में राजधानी थी दुर्योधन की। और वही मामा शकुनी के कहने पर एक यज्ञ का आयोजन दुर्योधन ने किया और इंद्रप्रस्थ से यहाँ पे इनको बुलाया था। दरअसल इंद्रप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने, पांडवों ने स्थापित की, ऐसा भवन बनाया कि दुर्योधन देखते ही चकित रह गया। जहाँ पे दुर्योधन वहाँ जब देखने गया उस महल को, तो कहते हैं कि उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से थी कि दुर्योधन जहाँ पे ऐसा सोचे कि यहाँ पे पानी है और पानी समझ के पैर रखे तो वहाँ पे पत्थर लगे। वहाँ पे था पत्थर, दिख रहा था पानी, और जहाँ पे उसे लग रहा था पत्थर, वहाँ पे भरा हुआ था पानी। इस प्रकार से उस महल की जड़ावट थी। तो वहाँ पे जब उसने पत्थर समझ के पैर रखा और वहाँ पे पानी था तो वो गिर पड़ा। कहते हैं कि द्रौपदी वहीं थी और द्रौपदी उसको देख के हंस गई और कहा कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र था, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था। और वो बात इसको चुभ गई थी दुर्योधन को, और उसकी वजह से ही महाभारत हुआ था, आपको याद होगा। तो ये वही कुरु है और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर दोनों ही रही थी, है ना। इसके अलावा मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये वाली बात तो हमने यहाँ पे लिखी कि कुरु पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना। और कौटिल्य ने यहाँ के नागरिकों को जो है राज शब्दोपजीवी कहा है ना। क्या कहा है? राज शब्दोपजीवी, मतलब राज का मतलब बल और शब्द का मतलब बुद्धि, है ना। तो जीवी का मतलब उस पर निर्भर रहने वाले, यानी कि जो बल और बुद्धि से अपनी आजीविका जो कमाते हैं वो राज शब्दोपजीवी कहलाते हैं। और कुरु, और कहते हैं कि पांचाल के लोगों को, निवासियों को, और जो है कौटिल्य ने राज शब्दोपजीवी कहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इक्ष्वाकु नाम के शासक का जिक्र मिलता है जिसने ईस नगर बसाया था, है ना। जिसने ईस नगर बसाया था। ये सारी बातें जो है हमें मिलती हैं।
कुरु महाजनपद से संबंधित। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुरु से संबंधित बातें। ठीक है, तो क्षेत्र की बात करें, पहले पहले मैं क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। कुरु में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या पता ऊपर नाम कट रहा हो। तो कुरु में एक तो दिल्ली आएगा हमारा, है ना, दिल्ली आ गया। एक यहाँ पे मेरठ, और एक आ जाएगा यहाँ पे जो है दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, है ना, थानेश्वर। ठीक है, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, राजधानी के बारे में बात करें, राजधानी, तो विद्यार्थियों राजधानी में हमारे आ जाएगी इसकी जो है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, है ना, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और एक हस्तिनापुर, दोनों ही रही है इंद्रप्रस्थ, और पहले इंद्रप्रस्थ रही, फिर हस्तिनापुर पहले इंद्र हस्तिनापुर रही, फिर बीच में इंद्रप्रस्थ बसाई गई, इंद्रप्रस्थ भी रही, फिर हस्तिनापुर भी रही, ऐसे चलते रहते हैं ना। महाभारत काल में हम देखते हैं किस प्रकार से और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों के बीच में लगातार झगड़े चलते रहते हैं, कौरव और पांडवों के बीच में। ठीक है सॉरी। तो बुद्ध काल में यहाँ पे जो है कौरव वंश का शासन रहा था, है ना, बुद्ध काल में। एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यही लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा बात है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूँ बुद्ध काल में, बुद्ध काल में, बुद्ध काल में यहाँ कौरव वंश का शासन रहा, कौरव वंश का शासन रहा, है ना। ठीक है, एक बात हो गई ये। कौटिल्य ने, कौटिल्य की रचना का कौन सी है, अर्थशास्त्र, है ना, कौटिल्य, कौटिल्य सॉरी कौटिल्य ने कुरु व पांचाल के नागरिकों को, के नागरिकों को राज शब्दोपजीवी, राज शब्दोपजीवी कहा है, राज शब्दोपजीवी कहा है ना। राज का अर्थ क्या होता है, राज का मतलब होता है बल, है ना, राज का अर्थ बल, और शब्द का मतलब होता है बुद्धि, शब्द का मतलब बुद्धि से लिया, है ना। इस प्रकार मतलब बुद्धि, बल व बुद्धि से जो अपनी आजीविका चलाते हैं, है ना। अर्थात मैं लिखना चाहूँ, अर्थात जो लोग बल व बुद्धि से, बल व बुद्धि से अपनी आजीविका, आजीविका चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि कौटिल्य ने राज शब्दोपजीवी किसको कहा है, तो कुरु व मत्स्य जनपद के शासकों को कहा है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ का एक शासक इक्ष्वाकु हुआ जिसने जो है ईश नगर बसाया था, है ना, ईश नगर बसाया था। एक बात और मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु नामक शासक हुआ, नामक शासक हुआ जिसने ईश नगर बसाया था, इसने ईश नगर बसाया था। ठीक है, ये जैन ग्रंथ के अनुसार जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ के अनुसार, है ना। जैन ग्रंथ का तो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी कि कौन सा जैन ग्रंथ था। एक बात और बताना चाहूँगा, इक्ष्वाकु नाम का ये शासक है, ठीक है, जबकि इक्ष्वाकु वंश की बात मैंने पहले की है, इक्ष्वाकु वंश की बात मैंने पहले कहाँ की है, अवंती में की है शायद, है ना, अवंती में की है, आपको याद होगा, है ना। आप देखना ये अवंती सही है या अवंती है या अस्मक है, दक्षिण भारत वाला,
अस्मक की बात की है, अस्मक में बात की है, अवंती नहीं है, सॉरी, अवंती गलत है। अस्मक महाजनपद पढ़ाया था ना मैंने आपको, दक्षिण भारत वाला ना। वहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का शासन था ना, अस्मक, अस्मक ही था ना। आप इसको कंफर्म करके बताना, देखिए किस किस को याद है, ये सही है या बात गलत है। कि इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इक्ष्वाकु वंश अस्मक में पढ़ाया है या अवंती में पढ़ाया है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास यहाँ पे पूरी होती है। मेरे अनुसार आंसर अस्मक है, आप बताना कि अवंती है या अस्मक है, ठीक है। तो कुरु यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थियों। अब हम अगली क्लास में और आगे के महाजनपद लगभग कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो राजतंत्रात्मक जनपद थे वो तो कल कन्फर्म पूरा कर लेंगे। और फिर जो है जो गणतंत्रात्मक बचेंगे उनको हम वज्जी और मल्ल, दो ही तो हैं, उनको हम पढ़ लेंगे फिर। और ये महाजनपद पूरा हो जाएगा, फिर हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है वहाँ से, ठीक है। तो और सवाल भी बहुत आते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से कम 5 से 6 सवाल मुझे लगता है स्कूल वाक्यता में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।